हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। आज मैं आपके लिए एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक या मैं बात करूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री लाया हूं, जिसमें आज से हम शुरू करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस का कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का हमें धीरे धीरे करते करते लगभग पूरी बुक होने वाली है। ऐसे ही करके आज से हमने हिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया है। तो आखिरकार चलो अब हम हिस्ट्री को जानते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को जानने का मतलब क्या, आखिरकार हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री का ज्ञान क्यों लेते हैं, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। देखो क्लास 12th में हो, कोई भी आके आपसे पूछे कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, मुंह बंद। यार हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, दिमाग वहाँ पे फिर जाता है हमारा। तो हिस्ट्री पढ़ने का बेटा एक रीज़न तो ये होता है, जितना मुझे लगता है वो रीज़न ये है हिस्ट्री पढ़ने का, कि हम जो गलतियाँ पहले कर चुके हैं वो गलतियाँ पहली बात तो करें ही ना, और बाय चांस कोई गलती हो जाती है तो जैसे हमने पहले उस गलती का इलाज किया था, यानी जिस तरीके से पहले उस गलती को हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से अब दोबारा हम उस गलती को सॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे ही कोविड-19 आया, कोविड-19 के टाइम हमने पहले पिछले 100 साल पहले, उससे 100 साल पहले कौन कौन सी बीमारियां आई थी और उन बीमारियों का इलाज हमने कैसे किया था, ये सब चीज़ें हमने सर्च करनी शुरू की, जिससे कि हम इस बीमारी को भी आसानी से हरा पाए। डेट्स मीन हिस्ट्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम किस तरीके से, जैसे क्या होता है, हम कोई गलत राह पर चल रहे होते हैं तो मम्मी पापा हमें इतिहास याद दिलाते हैं, याद कर बेटा उसके लड़के ने ऐसा काम किया था तो उसके साथ ऐसा परिणाम आया, है ना। तो इससे हम समझ जाते हैं हाँ हमें ये गलती नहीं करनी। क्लियर। तो हम हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम गलतियां ना दोहराएं, और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसका हम आसानी से सॉल्यूशन कर सके, ताकि हम इतिहास की जानकारी लेंगे, इतिहास में कैसे उस गलती को किया गया था और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन था वो हम जानकारी आसानी से पा लेंगे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जो इस चैप्टर के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज पहले मैंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, ये चैप्टर देखो उस टाइम के कैसे नगर थे, नगर किस तरीके के शहर थे, और राजा किस तरीके से शासन करता था, और राजा और किसानों का आपस में क्या रिलेशन था, ये चीज़ हमें पढ़नी है। और मेनली इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले हमें समझना होगा आखिर मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, किस तरीके से मौर्य साम्राज्य शुरुआत हुई। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए आखिरकार जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ आई कहाँ से। जब तक ये नहीं पता होगा तो पढ़ने का दोस्तों मजा नहीं आएगा। बात इतनी होगी बस हमें पता होगा हम मौर्य साम्राज्य, लेकिन क्या था मौर्य साम्राज्य वो जानना भी तो जरूरी है। हमने बोल दिया हाँ हम राजमा चावल खा रहे हैं, लेकिन आखिरकार राजमा क्या है, चावल क्या है वो पता नहीं होगा तो किस तरीके से मिक्स करके हम उसे खाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है कि मौर्य साम्राज्य आखिरकार है क्या। तो मौर्य साम्राज्य देखो इसकी जो नींव रखी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उस टाइम के मंत्री चाणक्य, दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चाणक्य के 3 नाम जान लो यहाँ पे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों नामों से ही चाणक्य को जाना जाता है। चाणक्य की नीति, कौटिल्य की नीति कभी फेल साबित नहीं हुई। साम दाम दंड भेद एक बहुत इंपॉर्टेंट नीति है इनकी। साम दाम दंड भेद का मतलब क्या है बच्चों, कि इनकी एक नीति है कि अगर किसी को समझाना है तो पहले साम शांति का इस्तेमाल करें, फिर दाम पैसा दे दो माने ना तो, फिर दंड अगर फिर भी नहीं मान रहा मारो खींच के रैपटा, अगर फिर भी नहीं मान रहा तो भेद की नीति कभी गलत साबित ही नहीं होती। 2 दोस्त हैं, 2 दोस्तों की दोस्ती तोड़वानी है, पहले शांति से समझाया भाई अच्छा इंसान नहीं है, मान जा, नहीं माना, दाम दिया पैसा दिया तब भी नहीं माना, दंड दिया मारा पीटा तब भी नहीं माने, एंड में ऑप्शन आता है भेद डाल दो दोनों के बीच में, एक दूसरे के खिलाफ भड़का दो, 110% उनकी दोस्ती टूट जाएगी। डेट्स मीन हमें पता है कि इन्होंने एक नीति बताई हुई है साम दाम दंड भेद, इस नीति के अनुसार कभी हम युद्ध को नहीं हार सकते। तो इन्होंने ही मदद की किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्य साम्राज्य को कायम करने में। ये कायम किया गया था बेटा नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को हराकर। किसे? नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को हराकर हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हमने नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर यहाँ तक? अब जब हम आगे की बात करते हैं तो आगे आता है बेटा इसी चैप्टर में अब प्रिंसेप या पियदसी शब्द आता है। क्या आता है?
प्रिंसेप या पियदसी। तो प्रिंसेप या पियदसी का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है ना। तो देखो सबसे पहले तो 1830 में एक बंदा आता है भाई, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला एक अधिकारी था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पता है ना, अंग्रेजों की कंपनी है ना। इसने 1830 में क्या किया, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला, जिससे हमें पता लगा कि जो पियदसी है इसके लिए यूज किया गया मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर मुखाकृति वाला राजा का मतलब क्या है, एक ऐसा राजा जिसकी मुख आकृति का मतलब क्या है, फेस की आकृति काफी क्या हो, मनोहर हो, मन को हर लेने वाली आकृति हो। यानी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है राजा अशोक के लिए। किसके लिए, अशोक के लिए। अशोक ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो इन्होंने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य उनके पौत्र थे अशोक। ठीक है, और कहे तो मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजा भी अशोक थे। अशोक दिल के इतने अच्छे थे, यानी इतने प्यारे इंसान थे, इतने प्यारे राजा थे। हमारे राजाओं की कहानियों में अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा नाम है अशोक का। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनका एक छोटा सा काम बताता हूँ अभी, वैसे हम इनका अशोक का महत्व पढ़ेंगे, पूरा इतिहास में क्या महत्व है, लेकिन इनका छोटा सा वो बताता हूँ मैं आपको रोल। इन्होंने क्या किया, एक कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसे आधुनिक रूप में उड़ीसा के नाम से जानते हैं ना। तो कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग के युद्ध में जब इन्होंने देखा ना कि बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, तो अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया और अपना सारा जीवन किस पर व्यतीत करना शुरू किया, मानवता की सेवा पर। इतना महान राजा कहाँ मिलेगा देखने को, जिसने अपना साम्राज्य विस्तार छोड़ दिया। क्लियर बात। अब देखो इसी पे फिर इन्हीं के लिए यूज किया गया मनोहर मुखाकृति वाला राजा, या हम बात करें पियदसी। क्लियर। अब आगे की बात आती है बच्चों, अभिलेख क्या है। अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। तो अभिलेख की बात करें तो अभिलेख बहुत ही आसान है। जैसे कि कठोर सतह होगी, कोई धातु हो गया, कोई बर्तन हो गया, कोई पत्थर हो गया, उस पर क्या किया गया, जो राजा महाराजा काम करते थे ना उन्हें उकेरवा दिया। उकेरवाने का मतलब है उस पर खुदवा कर लिखवा दिया, है ना। जब ये चीज लिखवाई, ये आमतौर पर प्राकृत भाषा में लिखवाई गई। कौन सी, प्राकृत, जो नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा थी ना उसमें लिखवाया गया। और जो अभिलेख होते थे, अभिलेखों में वो चीज लिखी जाती थी जो उन्हें लिखवाता। मान लो मैं लिखवा रहा हूँ तो मैं अपनी विशेषताएं लिखूंगा, मैंने किसे हराया, किस तरीके से हराया, मैंने कहाँ दान दक्षिणा की, कहाँ पे मैंने पैसा बांटा, कहाँ पर मैंने भूमि दान किया, वो सब चीजें लिखवाऊंगा, है ना। यानी अपने बारे में मैं चीज लिखवा रहा हूँ अभिलेखों में। और अभिलेखों की तिथि का पता लगाने के लिए तरीके हैं। कहीं कहीं अभिलेख तो ऐसे मिले जिन पर तिथि पहले से लिखी हुई है, अंकित है तिथि, लेकिन कई अभिलेख ऐसे मिले जिन पर तिथि नहीं लिखी गई। तो उनका हम जो तिथि का पता लगाते हैं वो उनकी लिपि के आधार पर लगाते हैं। क्लियर। यानी किस लिपि में वो लिखा गया उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं। अभिलेख क्लियर क्या है। अब हम बात करते हैं जनपद की। देखो जन और पद, जनता का पद, यानी एक ऐसा क्षेत्र, एक भूखंड, एक भूमि का खंड जहाँ पे जनता आए और अपना पैर पसार ले, यानी पद पसार ले और वहां पर बसना शुरू कर दे, वो क्या बन जाता है, जनपद। अब महाजनपद और जनपद में क्या अंतर हो गया, महाजनपद हो गया जहाँ पे बहुत सारी जनता आने लगी, यानी धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, वो धीरे धीरे जनपद से हटकर क्या बन गए, महाजनपद। क्लियर। अब आगे की बात आती है बेटा, 16 महाजनपद थे, लेकिन 16 में से महत्वपूर्ण जिनका बौद्ध जैन सभी ग्रंथों में उल्लेख मिला है वो ये कुछ ही थे। यानी इससे पता लगता है ये तो अवश्य महाजनपद रहे ही होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती, ये इंपॉर्टेंट महाजनपद कुछ रहे हैं। और अब इन्हीं महाजनपदों के साथ साथ कुछ गण या कुछ संघ होते थे जहाँ पर समूह शासन करता है, यानी व्यक्तियों का एक ग्रुप शासन करता था, नॉर्मल सी बात है ना। और यहीं से महावीर और बौद्ध, भगवान बुद्ध भी रिलेट करते हैं, यानी वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे समूह का शासन चलता था, ना कि एक राजा का। क्लियर यहाँ तक के टॉपिक। तो अब देखिए, अभी हमने समझा कि 16 महाजनपद हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम भी मैंने आपको बताए, जैसे कि वज्जी, तक्षशिला, तोसली, है ना, अलग अलग बताए, स्वर्णगिरी हो गया, बहुत सारे महत्वपूर्ण मैंने आपको महाजनपद बताए। लेकिन उन्हीं महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध ही क्यों बना, इसके क्या रीजन थे कि सबसे महत्वपूर्ण मगध हो गया। भाई कोई ना कोई तो कारण होते हैं किसी के महत्वपूर्ण होने के। तो समझो, पहला तो उधर की ना भूमि बहुत उपजाऊ थी, भूमि के उपजाऊ होने से क्या होता था, वहाँ पे कृषि यानी फसल काफ़ी अच्छी होती थी, फसल अच्छी होती थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, तो धीरे धीरे मगध काफ़ी फेमस होता गया। अगली चीज़ है भाई लोहे की खदान। लोहे की खदान थी तो भाला वगैरह बनाने के लिए हथियार चाहिए, युद्ध होते रहते थे उस टाइम पे, तो युद्धों में हथियार बनाने के लिए लोहा बड़ी आसानी से मिल जाता था। थर्ड पॉइंट, जंगल थे, जंगलों से युद्ध के लिए हाथी मिल जाते थे, है ना।
और उधर के जो राजा थे ना, बड़े महत्वाकांक्षी राजा थे, यानी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, जैसे कि अजातशत्रु और बिंबिसार। और उधर गंगा और उसकी सहायक नदियां थी, जिससे परिवहन का काम बड़ा आसान हो जाता था। परिवहन का काम आसान होने का मतलब क्या बच्चों? देखो, पहले होता था कि उन्हें कहीं पे भी आना जाना है, पशुओं का सहारा लेना पड़ता था। पशुओं का सहारा लेकर क्या होता था, एक तो पशु चारा ज्यादा खाते थे, है ना, और लॉन्ग रूट पड़ता था। अब उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया परिवहन के रूप में, गंगा नदी में नाव दौड़ाओ, हवा के लिए वो लगा दो, एक पर्दा था, आराम से हवा के सहारे नाव चलती थी, ना कोई फ्यूल, ना किसी को चारा खिलाना और ना लॉन्ग रूट। इससे काफी फायदा हो गया उन्हें। क्लियर हुई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का सीबीएसई के पेपर में आता ही आता है, कंफर्म है ये क्वेश्चन आना। आज तक आप पिछले पेपर उठाकर देख लो, काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 3 सेट होते हैं ना, 3 सेट में से एक सेट में जरूर देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, तो जरूर अच्छे से याद करो इस क्वेश्चन को, हो सकता है तुम्हारे सेट में आ जाए। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब हमें समझना है कि मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या हो सकते हैं, यानी आखिरकार हम मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो समझिए, देखिए, सबसे पहला तो इसका स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा सारी उधर की राजनीति के बारे में, यानी किस तरीके से मौर्य साम्राज्य की राजनीति चलती थी, है ना, किस तरीके से वो पूरे वर्किंग थे, सारी जानकारी उन्होंने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में दी है। तो इससे बड़ा स्रोत मेरे ख्याल से मौर्यकालीन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए नहीं होता। नेक्स्ट स्रोत है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक ये नाटक का नाम है जो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। अगला पॉइंट हो गया जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें क्या होता है, पता लगता है किसके बारे में, मौर्य काल के बारे में, क्योंकि जो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैन बौद्ध धर्म को तो विकसित करने में काफी हद तक मदद की थी अशोक ने, है ना, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है। अगला हो गया अशोक के अभिलेख। अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, राजा अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, इतिहास की रचना में, किसके, मौर्य काल के। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट हो गया बेटा मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज चालुक्य राज दरबार से आया हुआ एक राजदूत था, ठीक है, जिसने अपनी उधर मतलब रहा और उधर की मतलब राजनीति को समझा और अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, जिससे हम काफी हद तक मौर्य साम्राज्य की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आए हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जल्द ही दोबारा से कंटिन्यूसली वीडियोस जल्द से जल्द मिलने वाली है। लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि अगस्त से सितंबर तक, अगस्त तक हम कोशिश करेंगे कि अपना S7 का सिलेबस कंप्लीट कर दें अगस्त एंड तक, और सितंबर की शुरू होते ही हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाने शुरू कर देंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड होंगे। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।